Myself Anup Yadav welcomes you all on our learning platform रेजांगला एजुकेशन। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें और हम आपको एक बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। तो लास्ट क्लास के अंदर हम जो इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास पढ़ रहे थे उसके अंदर हम कवर कर चुके हैं चार्ज प्रॉपर्टी, उनके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो ये सब चीज़ें और इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट्स के सिंबल्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है और उसके फॉर्मूला वगैरह, या फिर क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस अपने आते हैं, और करंट कितने टाइप का रहता है मैग्नीट्यूड के हिसाब से या डायरेक्शन बेस्ड हम बात करेंगे। तो देखिए भाई, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। तो मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था जब इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कि भाई करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो से होता है। और वहाँ पर मैंने बताया था कि एक एयर करंट भी होता है, वाटर करंट भी, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का फ्लो हम क्रिएट करते हैं। और चार्ज का फ्लो क्रिएट किससे होता है? पोटेंशियल के डिफरेंस से, जिसको हम इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोल देते हैं। तो फिलहाल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि मुझे यदि किसी भी वायर के अंदर से लगातार करंट को फ्लो करवाना है, मतलब चार्जेस को फ्लो करवाना है, तो हमें बैटरी या सेल उस सर्किट में लगानी पड़ती है। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। तो मैं डेफिनेशन के अंदर लिख सकता हूँ कि ये कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज है जो फ्लो करता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर से इन यूनिट टाइम। तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन के अंदर कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ कि द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट flows through particular area in unit time। तो इसको भी हम करंट बोलते हैं, या बिल्कुल सिंपली हम लिख सकते हैं, दूसरे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि भाई जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमने यहाँ पे लिख ली इसके डेफिनेशन। तो जो आपको अच्छे से याद हो आप उसको लिख सकते हैं। तो सेकंड चीज़ अभी मैं यहाँ पे बता रहा था भाई, जो करंट होता है उसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट तो मतलब टाइम पीरियड को डिनोट करती है, और फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कितनी क्वांटिटी चार्ज की पास करती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसका जो फॉर्मूला रहेगा करंट का, उसके अंदर हम राइट कर सकते हैं। तो देखिए भाई, जो फॉर्मूला अपने पास बनता है करंट का कि I इज इक्वल टू जो चार्ज है Q अपॉन में क्या हो गया? T। ठीक है, तो यहाँ पर जो I है वो हमने जो इनिशियल सिंबल है अपना I जो करंट के लिए हम लगाते हैं, चार्ज को हम किससे दिखाते हैं? हमेशा Q से ही, और T अपना टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे हम जो दूसरा फॉर्मूला भी इससे बना सकते हैं, एक तो अपना बेसिक फॉर्मूला ये बन जाता है। सेकंड चीज़ हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि जो क्वांटाइजेशन होता है वो किसके बराबर बताता है भाई? क्यू को एन के बराबर। मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो इसके जो सिंबल्स हैं आगे पॉजिटिव नेगेटिव, मैं उनको कंसिडर नहीं करके चल रहा हूँ। तो देखिए भाई, यदि मैं क्यू की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ तो अपने पास एक फॉर्मूला और बन गया, दैट इज़ I इज इक्वल टू NE/T। अभी जो 1 अपॉन जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसका एक और फॉर्मूला यहाँ पे राइट कर सकता हूँ कि जो करंट होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं? NE/न्यू। तो न्यू जो सिंबल होता है वो किसके लिए होता है? फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेयर जो न्यू है अपने पास वो किसको डिनोट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को। और फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन आती है 9th क्लास के अंदर कि रेसिप्रोकल ऑफ जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। या सिंपल हम वहाँ पे पढ़ते थे कि नंबर ऑफ रिपीटेशंस या नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी।
तो ये हम करंट का जो फॉर्मूला है इस टाइप से हम इसको राइट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि भाई करंट जो है अपना, इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है किसके ऊपर बेस्ड होती है, उसको हम डिनोट किससे करते हैं, एम्पियर्स के अंदर डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ कि करंट की जो एसआई यूनिट होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एम्पियर, कैपिटल ए से हम उसको डिनोट करते हैं। तो ये आपने ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे अपने पास आ जाए कि भाई 1 मिली एम्पियर या 1 माइक्रो एम्पियर। तो मिली का मतलब किससे होता है, बार बार मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ आपको, ये 10⁻³ के इक्विवेलेंट होगा, और माइक्रो में 10⁻�6, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जब हम आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाएंगे तो उनके अंदर ये कन्वर्जन आते हैं, इसीलिए मैं इनको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब देखिए आप इसमें जो नेक्स्ट बात आती है कि भाई करंट को हम किससे मेजर करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने सिंबल्स में आपको पहले पढ़ाया होगा कि करंट को हम मेजर किससे करते हैं। एक डिवाइस होता है जिसका नाम क्या होता है, एमीटर, मेजर्ड बाय एमीटर। और जो एमीटर होता है इसका जो कनेक्शन होता है वो किसके अंदर किया जाता है, हमेशा सीरीज के अंदर। तो देखिए हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सेकेंडली इसके पास जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या रहेगा, बहुत ही लो होता है अपने पास एमीटर का रेजिस्टेंस। तो हम लिखेंगे कि एमीटर के पास इट हैव लो रेजिस्टेंस, कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लो। सेकंड, जो आइडियल एमीटर की बात करी जाए तो आइडियल एमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है प्रैक्टिकली वो 0 नहीं होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि भाई उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, आइडियल एमीटर की जब बात की जाती है तब। क्योंकि भाई ऐसी कोई भी वायर नहीं है दुनिया में जिसके पास रेजिस्टेंस नहीं हो। हम सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई कोई भी ऐसी तार नहीं है जिसके पास आर नहीं है, आर मानी रेजिस्टेंस नहीं है। तो देखिए अभी नेक्स्ट इसके अंदर, अभी यदि अपने को क्वेश्चन मिल जाए कि भाई कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, मैं यहाँ पे कोई सर्कल दिखा लेता हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ये आर रेडियस की बाउंड्री है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज है अपना, क्या उसे हम इसको दिखा लेते हैं। ये वी इसकी जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल आउटवर्ड, ये इस प्रकार से मूव कर रहा है, तो करंट कितना बनेगा। ठीक है, तो देखिए भाई हम यहाँ पे करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसमें हम लिख लेते हैं कि व्हेन चार्ज मूव्स और सर्कुलर पाथ, कि व्हेन चार्ज मूव्स ओवर, तो ये आपने फॉर्मूला ध्यान रखना है, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियाई आर, देन जो करंट होगा हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो अभी हमने जो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला देखा था करंट का, हमने क्या पढ़ा था कि आई जो होता है वो किसके बराबर होता है भाई, क्यू बाई में टी। तो चार्ज तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, क्यू लिया है। दूसरा अभी हमें क्या चाहिए, इसका टाइम पीरियड। तो जब मैं वेलोसिटी लेके चल रहा हूँ तो हम टाइम की वैल्यू जो बेसिक फॉर्मूला होता है अपना स्पीड का, उससे हम निकाल सकते हैं, स्पीड या वेलोसिटी। तो हमने क्या पढ़ा होता है कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा भाई, डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो देखिए भाई यहाँ पर जब मैं टी की वैल्यू लिखता हूँ तो टाइम पीरियड की वैल्यू पूरे सर्कल के लिए जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 2πr अपॉन में इसके अंदर जो स्पीड होती है उसको हम किससे दिखा रहे हैं, v। ठीक है, तो भाई यहाँ पर यदि इस वैल्यू को मैं उठा के t की जगह पे पुट कर देता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा कि I जो है वो किसके बराबर हो गया, 2πr अपॉन में v। तो v कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला बन गया कि जब भी चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर रिवॉल्व करेगा
तो उस केस में करंट हम कैसे निकाल सकते हैं कि क्यू वी बाई में 2 पाई आर। तो वहाँ पर जो v है उसकी वेलोसिटी है, जिसको हमने किस में रखना है, स्टैंडर्ड यूनिट्स मीटर पर सेकंड में। यदि किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो तो हमने उसको कन्वर्ट कर लेना है। तो कन्वर्जन मैं बता भी देता हूँ कि यदि किलोमीटर पर आवर में अपने को वेलोसिटी दे रखी हो और हमने उसको लेके जाना है मीटर पर सेकंड में, तो हम उसको डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी वैल्यू को बना लेंगे। तो ये कन्वर्जन आप अच्छे से ध्यान रख सकते हो। दूसरा जो रेडियस हमने यहाँ पे है उसको हमने किस में रखना है, हमेशा मीटर्स के अंदर रखना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अपने को मान लो सेंटीमीटर में मिलीमीटर में दे रखी है, तो हमने उसको खुद से कन्वर्ट करना है। तो ये था अपने करंट के जो फॉर्मूलाज, हमने 4 फॉर्मूला पढ़े। तो एक तो हमने क्या पढ़ा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सेकेंड हमने क्या पढ़ा भाई, आई इज इक्वल टू जो क्वांटाइजेशन से क्यू की वैल्यू पुट कर दी, एन ई अपॉन में टी। फिर हमने देखा फ्रीक्वेंसी की टर्म में तो एन ई इंटू न्यू। तो 3 फॉर्मूला पहले थे, एक ये फॉर्मूला अपने पास आया जिसके अंदर चार्ज जब सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है तो करंट कॉन्स्टिट्यूट ये रहेगा। सेकेंड चीज़, अभी कई बार जैसे आप एग्ज़ाम देते हो कॉम्पिटिटिव, तो उसके अंदर इंस्टेंटेनियस करंट भी मिल जाता है। इसके क्वेश्चन मैं बनवाऊंगा आपसे, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट का जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंशियल फॉर्म में रहता है। तो वहाँ पर हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई में डी टी। तो जब इसका क्वेश्चन हम उठाएंगे आगे तो उस टाइम पे सोल्व करेंगे, फिलहाल आप इसको राइट कर सकते हो इंस्टेंटेनियस करंट। तो यहाँ पे जो क्यू होगा वो हमें फंक्शन मिलेगा एज टाइम पीरियड। मान लो जैसे इस प्रकार से कोई भी इक्वेशन अपने को मिल जाएगी, ठीक है। तो हम वो इक्वेशन यहाँ पे राइट करेंगे और सिंपल जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम यूटिलाइज करेंगे और करंट की वैल्यू को एस्टिमेट करने का काम करते हैं। इसी के अंदर यदि हम एवरेज करंट की बात करते हैं, यदि मैं इसके अंदर एवरेज करंट की बात करता हूँ तो देखिए भाई, तो जब हम आई एवरेज को लिखते हैं यहाँ पे, तो आई एवरेज को हम क्या लिखते हैं, दैट इज डेल्टा क्यू बाई में डेल्टा टी, कि चेंज इन जो चार्ज है अपना अपॉन में जो चेंज इन टाइम है। तो हम आई एवरेज करंट किसी भी जगह पे निकालना हो तो इस टाइप से निकालते हैं। बाकी आपके सिलेबस के अंदर ये नहीं आता है, इस टाइप से आगे यूटिलाइज होता है, बट आपको पता होना चाहिए एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। इसके ऊपर फिर भी इंस्टेंटेनियस पे करंट की इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो हम जब क्वेश्चन इसके अलग से बनाएंगे, एक पूरा अपना यहाँ पे क्लास लेंगे उसके ऊपर, उसके अंदर हम इन चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जो करंट था मैंने आपको बताया मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कि भाई उसको किस से मेज़र किया जाता है। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ करंट की। तो टाइप्स ऑफ करंट जो होता है, जैसे हम बेसिकली एक एसी डीसी, आप फैमिलियर हो गए इस चीज़ से, सुना होगा कि भाई एसी करंट होता है, डीसी करंट होता है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, इनके डिफरेंस हमने अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ करंट हम पढ़ेंगे अभी किसके बारे में भाई, टाइप्स ऑफ करंट। तो इसको हम कह सकते हैं, मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड के बिहाफ से, ऑन बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसको हम बांटते हैं भाई 2 कैटेगरी के अंदर, एक अपना अल्टरनेटिंग करंट और एक अपना डायरेक्ट करंट। तो इनके डिफरेंस टेबल से एक प्रकार से हम समझते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके अंदर ये कितने टाइप का होता है भाई, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। तो देखिए इधर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इट इज ऑफ 2 टाइप्स। तो जो 2 टाइप आती हैं, एक उसके अंदर क्या रहेगा अपने पास, एसी अल्टरनेटिंग करंट जो होता है एसी करंट, और दूसरा अपने पास हो जाएगा डायरेक्ट करंट डीसी। मैं इसको सीधा लिख देता हूँ कि ये अपना डीसी करंट हो गया, और एक अपना क्या लिख लिया हमने, एसी करंट। तो यहाँ पे हम अलग अलग इसके कॉलम्स यहीं पे बना लेते हैं।
जो डायरेक्ट करंट होता है इसका मतलब ये एक ऐसा करंट है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हर जगह पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा। ठीक है, उस करंट को हम क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट करंट। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ इसके अंदर कि डायरेक्ट करंट का मतलब क्या हुआ भाई, कि द करंट whose magnitude remains same, कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहे, सेम, एंड नो डायरेक्शन चेंजेस, और जिसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो। ठीक है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। फिर बात आता है कि भाई इसका जो सोर्स होता है वो कौन रहेगा। तो सिंपली हम इसमें लिख सकते हैं कि जो सेल होती है या फिर हम क्या कह सकते हैं, बैटरी, ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, डायरेक्ट करंट। वो जो डायरेक्ट करंट, जैसे स्टोरेज डिवाइस जितने भी होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट करंट। अपने इन्वर्टर की बैटरी होती है वो भी हमें डायरेक्ट करंट देती है, लेकिन उसका जो नेचर होता है वो एसी की तरह होता है, मतलब पल्सेटिंग डीसी हम उसको बोलते हैं। उसके अंदर रिपल्स अपने रहेंगे। तो सेकंड चीज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक डीसी जनरेटर जो होता है, जो बिजली बनाने का काम करता है, वो भी हमें डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है। सेम इसी टाइप से हम इस तरफ राइट कर सकते हैं कि जो एसी करंट होता है उसका मतलब क्या हो गया भाई, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग। तो एसी करंट का मतलब किस चीज़ से है भाई, कि ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहे, उस करंट को हम क्या नाम देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि भाई करंट whose magnitude and direction, whose magnitude and direction changes continuously। कि जिसकी लगातार मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन बदलती रहे, वो क्या कहलाएगा, अपना अल्टरनेटिंग करंट। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे इसके अंदर लिख लिया। सेकंड पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, इसका सोर्स क्या रहेगा। तो देखिए आप इस पे, जब इसके सोर्स की बात आती है तो हम एसी जनरेटर या फिर ट्रांसफॉर्मर, जो हमारे घर पे जैसे जो बिजली आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, जो गांव में अपने घर पे आसपास जो भी ट्रांसफॉर्मर वगैरह लगे हुए हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एसी करंट प्रोवाइड करते हैं। तो सोर्स के अंदर हम क्या लिख सकते हैं भाई, एक तो एसी जनरेटर हम लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये आगे 12th क्लास में आप इन दोनों की वर्किंग के बारे में समझेंगे। तो ये दोनों डिवाइस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। फिर उसके बाद हम इसका सिंबल बना सकते हैं कि भाई किस प्रकार से अल्टरनेटिंग करंट को हम दिखा सकते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट पल्स की फॉर्म में चलता है, इस प्रकार से वेरी करता हुआ चलेगा। ये इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है आई, और इस डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं भाई, टाइम पीरियड टी, कि ये इधर टाइम के अकॉर्डिंगली ये वेव इस प्रकार से चेंज हो रही है। तो इसमें पीक वैल्यू होती हैं, वो सब चीज़ें आपके अंदर अभी नहीं आती, आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में। बाकी 9th क्लास में आपने वेव का पीक पढ़ा है कि ये जो पॉइंट होता है यहाँ तक जो वैल्यू होती है इसको हम पीक ऑफ द वेव भी बोलते हैं, जो एम्पलीट्यूड भी बोल दिया जाता है। अभी जो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई इसके अंदर इसका जब डायरेक्ट करंट हमने दिखाना हो तो इसको कैसे दिखाएंगे। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड हर जगह पे क्या रहेगा, सेम। तो हम इसको डायग्राम इस प्रकार से प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इनके डायग्राम्स। उसके बाद एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसके अंदर इनकी फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग आता है कि भाई इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपने याद रखनी है। तो जब हम बात करते हैं डीसी करंट की, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बोलते हैं हम, 0 के इक्वल। फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी इसकी भाई, 0। ठीक है, और इधर एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एसी की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी,
फ्रीक्वेंसी एसी की फाइनाइट। जैसे हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके ऊपर 50 हर्ट्ज लिखा आता है, तो हम ये फाइनाइट वैल्यू इसको बोलते हैं कि उस पर लिखा मिलेगा। आप उसका लेवल देखोगे तो उस पर लिखा मिलता है 220 वोल्ट, इतना करंट वो मतलब वहाँ पे झेल सकती है, और भाई इतनी मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं इंडिया के अंदर, वो 50 हर्ट्ज साइकिल्स यहाँ पे एसी की रहती हैं, और अमेरिकन वगैरह या यूरोपियन कंट्री होती हैं उनके अंदर वो वोल्टेज कम रखते हैं और फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा रखते हैं। तो देखिए अभी ये करंट के बारे में था, उसकी टाइप्स कितने प्रकार की हैं, तो दो प्रकार की मैग्नीट्यूड के हिसाब से, एसी करंट और डीसी करंट। तो दोनों की डेफिनेशंस मैंने बताई आपको, उनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने यहाँ पे क्रिएट किए कि भाई करंट जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लगातार बदलती रहे वो एसी कहलाएगा। जनरेटर और जो ट्रांसफार्मर है उसके सोर्स हो जाते हैं, उसका डायग्राम फ्रीक्वेंसी। तो ये 4 पॉइंट्स आप इसके अंदर दोनों में याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन अपने पास, इसको हम कवर करते हैं यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन में अपने पास दे रखा है कि करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रान बाय फिलामेंट, कि कोई बल्ब का फिलामेंट है जिसके द्वारा 0.5 एम्पियर करंट ड्रॉ किया जाता है। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि जो करंट के बारे में बता रहा है यहाँ पर वो कितना बताया उसने, 0.5 एम्पियर। सेकेंड चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पर फॉर 10 मिनट्स, इसका मतलब उसने टाइम पीरियड अपने को गिवन दे दिया है कि टाइम पीरियड कितना भाई, कब तक ड्रॉ करता रहता है, 10 मिनट के लिए। आगे चलते हैं, पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज उसके अंदर से फ्लो करेगा, हमें उसकी वैल्यू बना के देनी है। तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है क्यू की वैल्यू। तो अभी आप ध्यान दो कि हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था कि आई जो होता है किसके इक्विवेलेंट होता है, क्यू बाई में टी। तो इसका मैंने क्या निकालना है, क्यू की वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई हमने तो फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि एज जो आई होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, क्यू बाई में टी। इसका मतलब वैल्यू पूछी गई अपने से क्यू की, तो क्यू किसके इक्वल हो गया भाई, आई इंटू टी। तो अभी नेक्स्ट जो आपने ध्यान रखना है, मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल, तो यूनिट्स क्या होनी चाहिए अपनी, स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड अपने को गिवन दे रखा है उसकी यूनिट कितनी है भाई, 10 मिनट्स के अंदर दे रखी है। तो टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या रहती है भाई, सेकेंड। तो इसीलिए हम इसको बदल देंगे। अब हमने पढ़ा होता है कि भाई 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 में कितनी हो गई, 600 सेकेंड्स। तो ये दोनों वैल्यू अब हम इनकी जगह पे रख देंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, क्यू की वैल्यू अपने पास कितनी है, 0.5। तो मैं 5 का जो डेसिमल है हटा के मैं कितना लिख सकता हूँ, 5/10। इसी प्रकार से जो टाइम था अपने पास वो कितना है, 600। तो यहाँ से मैंने ये 0 हटा दी एक, और इनकी मल्टीप्लाई कर दी भाई। तो 60 और 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, 300। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो चार्ज यहाँ पे क्वेश्चन में अपना आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 300 कूलम्ब्स के इक्वल। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस को समझते रहें, बार बार इनको बना के देखें, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम इसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन और हैं, इनको बनाते हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन के अंदर अपने पास है यहाँ पर व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो ये हम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, हमने कंपोनेंट्स पढ़े, उसके सिंबल जो हम सर्किट के अंदर लगाते हैं। तो फिलहाल देखिए सर्किट, जैसे अभी मान लो हम अपने घर पर भी कोई भी फ़ैन हम ऑन करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच को हमने ऑन किया तो वो फ़ैन उस कमांड के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करने का काम करता है। तो इसका मतलब हमने जैसे स्विच को ऑन किया वहाँ से करंट चला और फ़ैन को उसने क्या दी भाई, सप्लाई दी, और उसने अपना जो फंक्शन था कि भाई हवा देना है या हम लाइट को ऑन करें तो लाइट देगी। तो इस प्रकार से वो अपना काम करते हैं। तो बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सर्किट के अंदर जोड़े जाते हैं। अब सर्किट ओपन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, क्लोज भी। तो उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, स्विच और की। तो यहाँ पर हमसे पूछी गई है इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखिए भाई,
इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है कि एक क्लोज और कंटिन्यूस पाथ जिसके ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके, उसी को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस, ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस path for flow of electric current। इसी को हम क्या कह देंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्क्यूट। तो ये हमने पढ़ लिया। अभी उसके बाद नेक्स्ट अपने से पूछ रहा है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो मैंने आपको बताया कि यूनिट जो करंट की होती है वो क्या होती है, एम्पियर्स। तो हमने उसको क्या करना है भाई, यहाँ पे डिफाइन करना है। तो हम उसके फॉर्मूला के ऊपर चलेंगे। तो हमने फॉर्मूला में क्या पढ़ा होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमने पढ़ा है भाई जो करंट होता है वो क्या होता है भाई, क्यू बाई में टी। तो देखिए आई जो होता है इसको हम मेजर करते हैं एम्पियर्स के अंदर, और जो चार्ज होता है उसको हम किस में रखते हैं, हमेशा कूलाम्स में। टाइम को हम किस में रखेंगे भाई, सेकंड में। तो इसका मतलब करंट कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर कब होगा, जब कोई भी चार्ज जो 1 कूलाम का हो वो 1 सेकेंड टाइम इंटरवल के लिए फ्लो करता है, तो करंट कॉन्स्टिट्यूट कितना होगा, 1 एम्पियर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि करंट 1 एम्पियर कब होगा, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, said to be 1 ampere when a charge of 1 coulomb flows for an interval of 1 सेकेंड। कि कोई भी चार्ज जो 1 कूलाम का हो 1 इंटरवल सेकंड के लिए फ्लो करता है, तो करंट कॉन्स्टिट्यूट कितना रहेगा, 1 एम्पियर। तो ये अपनी डेफिनेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट अपने से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। तो हम इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे कल भी पहले जो क्लास हमने पढ़ी है उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर अपने से पूछ रखा है भाई कि 1 कूलाम चार्ज जो होता है दे रखा है अपने पास, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके उसको कॉन्स्टिट्यूट करने का काम करते हैं। 3 क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया, एन की वैल्यू। तो भाई हमने क्वांटाइजेशन पढ़ा है। क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि एज जो क्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस एन ई। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। अब इस एन की वैल्यू हमने निकालनी है। तो क्यू अपने पास 1 कूलाम गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कर देंगे। मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही मैं पुट कर रहा हूँ। तो कूलाम से कूलाम ख़त्म। और जब इसको हम सिंपली सोल्व करेंगे तो मैंने क्या किया, 1.6 का डेसिमल हटाया, तो यहाँ पे ऊपर अपने पास 10 आ गया, और 10 की पावर 19 जो माइनस की थी ऊपर जाके हो जाएंगी प्लस की। तो इसको फर्दर हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। तो और एक्सपेंड करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर अपॉन में 16। तो जब इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं परफेक्टली, तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आता है कि 1 कूलाम्ब के अंदर जो संख्या होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलाम्ब चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करने का काम करते हैं। अभी नेक्स्ट इसमें हम आगे पढ़ सकते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट जो टाइप ऑफ करंट है ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम बात करेंगे। तो उसमें हम 2 प्रकार का करंट होता है, एक कन्वेंशनल करंट और एक अपना इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसके बारे में बहुत ही पहले नॉलेज हो गई थी, लेकिन उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इसीलिए यहाँ पर हम 2 टाइप का करंट पढ़ने का काम करते हैं। तो उससे पहले एक जो कन्वेंशन फॉलो की जाती थी कि हम बोल देते हैं कि एनर्जी की जो फ्लो होता है वो हमेशा कहाँ पे होगा, हाई से लो की तरफ। तो सेम कन्वेंशन उन्होंने बोल दिया कि भाई चार्जेस जो होता है, मतलब चार्ज बेसिकली पॉजिटिव जो लेवल है उसको हम हाई मानते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब क्या क्या हुआ वहाँ पर कि भाई
कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन फॉलो किया गया है कि चार्ज जो होता है कहाँ पे जाता है, प्लस जो हायर टर्मिनल है वहाँ से लोअर की तरफ। तो उसी के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि करंट जो होता है वो दो टाइप का होता है। करंट इज ऑफ टू टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कि डायरेक्शन के हिसाब से। तो इसमें मैं लिख सकता हूं सबसे पहला यहाँ पे एक आता है अपने पास कन्वेंशनल करंट, हम इसमें लिख सकते हैं एक अपने पास क्या आ गया, कन्वेंशनल करंट, और एक अपने पास क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इसको एक ही डायग्राम से हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं एक सिंबल यहाँ पे बना लेता हूँ कि हमने ये कोई कंडक्टर ले लिया और इस कंडक्टर को हम जोड़ देते हैं एक बैटरी के द्वारा। मैंने सेल ले ली यहाँ पे, कोई भी सेल या बैटरी के थ्रू हमने इसको जोड़ दिया है। तो इसमें जो करंट होता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये जो करंट है इस करंट को हम क्या नाम देते हैं, कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट का मतलब एक ऐसा करंट जो फ्लो करे, कहाँ पे फ्लो करे भाई, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इसको समझेंगे अच्छे से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से किस तरफ मूव करें, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ, वो करंट क्या कहलाएगा, कन्वेंशनल करंट। तो बेसिकली हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हैं कि ये जो करंट है वो कौन सा करंट है भाई, कन्वेंशनल करंट। फिर अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर होते हैं, जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से मूव करेंगे। तो ये जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इस करंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट होता है उसके जस्ट अपोजिट जो करंट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो वो करंट कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जो नेगेटिव से कहाँ पे जा रहा हूँ, पॉजिटिव की तरफ। तो ये वाला करंट क्या कहलाएगा अपना, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, इसका मतलब हायर पोटेंशियल की तरफ या लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स पे खुद पे जो साइन होता है वो कौन सा है, नेगेटिव चार्ज होता है, और मूवमेंट कहाँ पे करते हैं, पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव कहाँ पे करते हैं, टुवार्ड्स द हायर पोटेंशियल। तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है। तो हमने करंट की जो भी कंप्लीट मतलब डिवाइस के किससे मेजर करते हैं, क्या उसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और एमीटर गैल्वेनोमीटर, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं आज की क्लास में। और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद जो बेसिस ऑफ डायरेक्शन के ऊपर हमने करंट को पढ़ा, एक कन्वेंशनल और एक अपना इलेक्ट्रॉनिक। तो आप सिंपल इस एक डायग्राम से इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो इसके बाद जो आगे की क्लासेज अपनी रहेंगी उसके अंदर हम फर्दर जो रेजिस्टेंस वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ने का काम करेंगे, जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उन चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज आप यहाँ तक इसको अच्छे से पढ़ें, और दूसरा हमारी क्लास को अपने लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आगे शेयर करते रहें ताकि लगातार आप तक एक अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करते रहें।